Hello guys, this is Zoologist AK and I am here with another topic that is DNA extraction method. So today we are going to talk about DNA extraction method, in which I will talk about organic DNA extraction method, where we will talk about PCI or phenol chloroform DNA extraction method, that is most commonly used DNA method। और यहाँ पे मैं बात करूँगी कि कौन सी किट है जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और फिनोल क्लोरोफॉर्म डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड पे बेस्ड है, और किस किस टिश्यू से और किस सैंपल से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस किट का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो डीएनए ऑर्गेनिक डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में यूज़ होते हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं। सो जब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारी मोलिकुलर फोरेंसिक एनालिसिस का, जैसे कि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है या पीसीआर करनी है। तो वो अलग अलग टेक्निक जब हम परफॉर्म करते हैं डीएनए को लेके, डीएनए एज ए मोलिक्यूल लेके और डीएनए की स्टडी करते हैं, जीनोमिक स्टडी करते हैं, तब उस टाइम पे सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट करना। डीएनए एक्सट्रैक्शन किसी भी सेलुलर टिश्यू से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्किन से भी, ब्लड, सलाइवा, सेमन, म्यूकस, मसल टिश्यू, बोन मैरो एट्सेट्रा। जैसे हम फोरेंसिक एनालिसिस में करते हैं कि स्किन से भी ब्लड से भी करते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट डीएनए प्रेजेंट इन एवरी सेल, सो वी कैन। पर अगर हम हेयर से करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे फोलिकल जो है वो अटैच्ड होना चाहिए, क्योंकि जो फोलिकल अटैच नहीं है तो बाकी पार्ट हमारा डेड हो जाता है, डेड सेल होती है वो केराटिन, तो वहाँ पे थोड़ा टफ प्रोसीजर हो जाता है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का। बेसिक स्टेप के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ, पर लेट्स अगेन डिस्कस दिस पॉइंट कि कौन कौन से बेसिक स्टेप हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन में। तो 3 बेसिक स्टेप आते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन में। ये जो स्टेप हैं ये वेरी करते हैं, जैसे लाइसिस के टाइम पे हम मैकेनिकल लाइसिस कर रहे हैं, केमिकल लाइसिस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ सैंपल पे डिपेंड करते हैं, और उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन कौन से जो केमिकल हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं या आरएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन से कंटामिनेंट्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं उसके एक्सट्रैक्शन में। जैसे प्रोटीन करता है अगर हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आरएनए करता है, तो उन सब्सटेंस को ध्यान में रख के और टाइप ऑफ सैंपल को ध्यान में रख के कि वो कि हमने सेल जो ली है जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है या एनिमल सेल है, उस पर डिपेंड करके ये जो स्टेप्स हैं ये वेरी करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन जो स्टेप होता है वो होता है हार्वेस्ट करना न्यूक्लिएटेड सेल्स को, कि उनको ग्रो करते हैं हम। जैसे हम बैक्टीरिया का ही कर रहे हैं तो उसको कल्चर करेंगे, या प्लांट का कर रहे हैं तो उसको हार्वेस्ट करना। न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब है वो सेल जिसमें न्यूक्लियस इंटैक्ट हो, क्योंकि हमारा काम जीनोम से है, हम जीनोम की स्टडी कर रहे हैं, डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर जो न्यूक्लियस है वो इंटैक्ट नहीं होगा तो हम डीएनए कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है लाइसिस ऑफ सेल एंड न्यूक्लियाई एंड डाइजेस्ट एंड डीनेचर द प्रोटीन। जब हम लाइसिस करते हैं सेल का तो हमारा पहला फंक्शन होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, वो सराउंड किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन करा जाता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया जाता है, और तब जाके हम अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको डीनेचर करने के लिए हम बहुत सारे पेप्टाइडेज और प्रोटीनेज का एंजाइम्स का यूज़ करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर होता है कॉन्टामिनेट को जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। जैसे हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कंटामिनेंट क्या होगा, हमारा आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, तो उनको सेपरेट करते हैं। फिर प्रेसिपिटेट आउट करते हैं डीएनए को, फिर उसको रीसस्पेंड कर देते हैं एक फाइनल बफर में। फाइनल बफर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दोबारा से जो जैसे एंजाइम प्रेजेंट होता है डीएनएज वो उसको डिग्रेड ना कर पाए। तो बफर होता है जो पीएच कंडीशन भी मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पे ईडीटीए भी यूज़ करते हैं कई बार जब हम डीएनए को रीसस्पेंड करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप आता है जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसको डिस्कस करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद लाइसिस का स्टेप आता है। तो जो मेमेलियन सेल होती हैं उनको हम इजीली डिटर्जेंट का यूज़ करके लाइस कर सकते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एसिड प्रेजेंट है। फिर सेल वाल लाइसिस किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस बाहर आ गया। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप को लाइस किया जा रहा है और डिग्रेड किया जा रहा है ताकि हम अपने न्यूक्लियर जो जीनोम है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मैमेलियन जो सेल हैं उनको हम डिटर्जेंट की हेल्प से लाइस्ड आउट कर सकते हैं और मेम्ब्रेन को कट डाउन कर सकते हैं। और डेट हैव्स जिस ऑर्गेनिजम्स में सेल वाल प्रेजेंट होती है वहाँ पे एडिशनल एंजाइम की ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है, क्योंकि सेल वाल जो है उसमें पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट एंजाइम यूज़ करते हैं, लाइसोजाइम यूज़ करते हैं हम, और पैक्टिनेज यूज़ करेंगे हम, और सेलुलोज यूज़ करेंगे, तो सेलुलेज यूज़ करेंगे उसको कट डाउन करने के लिए। सेल वाल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे हम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम यूज़ करते हैं हम थिक पेप्टिडोग्लाइकन को कट करने के लिए, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अदर एग्जांपल है यहाँ पे लाइटिकेज और जाइमोलेज एंजाइम्स का, जो पॉलीसेकेराइड जब सेल में प्रेजेंट होते हैं ईस्ट की या यूकैरियोटिक सेल्स में तो पॉलीसेकेराइड से प्रेजेंट होते हैं। तो उन पॉलीसेकेराइड्स को यूज़ अलग करने के लिए पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं हमारे, जैसे सुक्रोज हमारा एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉली चेन हो, मीन्स जिसमें मोनोमर यूनिट, जैसे हमारा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये अटैच्ड होके पॉलीसेकेराइड फॉर्म करते हैं। तो ये ईस्ट में यूकैरियोट्स में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको डिग्रेड करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए हम जाइमोलेज या लाइटी केस का यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट स्पीसीज होती हैं वो वहाँ पे जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो टफ प्रोसेस होती है, क्योंकि वो हार्ड होती है। तो उसको मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन के थ्रू करते हैं। हम एक ग्राइंडर लेते हैं, उसमें ग्राइंड करते हैं उसको, और फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे शो किया गया फिजिकल लाइसिस, बफर वगैरह का यूज़ भी करते हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन का भी यूज़ करते हैं, और उसको पीस के बिल्कुल होमोनाइज्ड कर लेते हैं सेल को, और उससे फिर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स का और सेल वाल को कट डाउन करने के लिए, और हम जीनोम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द मैकेनिकल वे जिसके थ्रू हम सेल डिस्ट्रप्ट करते हैं। और एंजाइमेटिक वे हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जाइमोलेज और लाइटिकेज या फिर सेलुलेज या पैक्टिनेज, ये लाइसोजाइम, ये सब यूज़ करके हम जो हमारा एंजाइमेटिक मेथड उसके थ्रू हम सेल लाइसिस कर सकते हैं। जब मैं यहाँ डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड में केमिकल डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड द रोल और मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट केमिकल्स दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स। So let's discuss some chemicals that play a role during extraction process of DNA. तो फर्स्ट है हमारा STS सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सेकंड है हमारा CTAB। CTAB स्टैंड फॉर सिटाइल, T स्टैंड फॉर ट्राई मिथाइल, A स्टैंड फॉर अमोनियम, B स्टैंड फॉर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ये CTAB है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक एंटीसेप्टिक एजेंट है। फिर हम अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म जो है वो इंक्रीज़ करती है एफिशिएंसी फिनोल की, क्योंकि हम फिनोल भी यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन के टाइम पे। तो ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है फिनोल की और डी नेचर करती है प्रोटीन्स को। ये प्रोपल सेपरेशन भी करती है ऑर्गेनिक फेज़ का एंड एक्वस फेज़ का। जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं डीएनए की और आरएनए की, जब उस टाइम पे ये क्या करती है, सेपरेट करती है ऑर्गेनिक फेज़ को और एक्वस फेज़ को, और जो डीएनए है उसको एक्वस फेज में प्रोटेक्ट करती है। लिपिड को भी डीनेचर करती है क्लोरोफॉर्म। फिर है हमारी आइसोअमाइल अल्कोहल। आइसोअमाइल अल्कोहल फोमिंग रिड्यूस करती है और प्रिवेंट करती है इमल्सिफिकेशन, क्योंकि फोम क्रिएट ना हो जब प्रेसिपिटेशन हो रही है उस टाइम पे। और फिर आता है हमारा ट्राइटोन X100। जो ट्राइटोन X100 है ये एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है, जिसमें एक तो होती है हाइड्रोफिलिक पॉलीइथाइलिन
ऑक्साइड चेन, ऑक्साइड चेन होती है इसमें। सेकंड होती है इसमें एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन लिपोफिलिक चेन, लिपोफिलिक चेन और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी कह सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये हमारे कार्बन अटैच होंगे यहाँ पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे N ये एक्सटेंड कर सकता है, मतलब इसकी जो नंबर है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिक्स ट्राइटन X100। और इसका यूज़ क्या होता है, ये एज ए डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, जीनोमिक लेबोरेटरी में जब लाइसिस करते हैं सेल का। ये एक्सट्रैक्ट करता है प्रोटीन को और अदर ऑर्गेनल्स को, और ये परमिएबलाइज भी करता है, परमिएबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है मेम्ब्रेन की, क्योंकि परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो सेल गेन करती है सोलवेंट को, और उसका जैसे लाइसिस होगा उसका, तो उस टाइम पे ये परमेएबिलिटी इंक्रीज़ करता है। और इनएक्टिवेट भी करता है ये कुछ वायरसेस को जो लिपिड इन्वेलप पे प्रेजेंट होते हैं, लिपिड इन्वेलप पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल HIV वायरस को ये इनएक्टिवेट करता है। फिर है ग्वानिडियम थायोसाइनेट। ग्वानिडियम थायोसाइनेट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ, जब हम RNA एक्सट्रैक्शन करते हैं उस टाइम पे हम ग्वानिडियम थायोसाइनेट यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये RNAs को इनहिबिट करता है ताकि वो डिग्रेड ना कर सकें DNA को। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि प्रोटीन को भी डिग्रेड करता है। ट्रिस है, ट्रिस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रिस जो है एक pH, जैसे कि हमें पता है कि जो DNA है वो pH सेंसिटिव और डीनेचर हो जाता है pH के लो pH पे और हाई pH पे। जो ट्रिस बफर है वो मेंटेन करता है pH सॉल्यूशन, ताकि जो DNA है उसके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो डिग्रेड ना हो। तो ये कैसे एक्ट करता है, जो ट्रिस है वो इंटरेक्ट करता है लाइपोपोलीसैकेराइड से। जैसे कि हमें पता है लाइपो पॉलीसैकेराइड मीन्स यहाँ पे लिपिड अटैच होते हैं पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड कुछ भी होगा, स्टार्च, सुक्रोज, जो पोली मीन्स मल्टीपल सैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमारा फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सब हमारे अटैच होते हैं और एक पॉलीसैकेराइड फॉर्म करते हैं। तो वो लिपोपॉलीसैकेराइड जो प्रेजेंट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन पे, उसके साथ ये इंटरेक्ट करता है और एक सेल को क्या बना देता है, परमिएबल, जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाता है। फिर है हमारा EDTA। EDTA जो है वो हमारा है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जो EDTA है वो एक चिलेटिंग एजेंट है, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। ये मैग्नीशियम आयन को चिलेट करता है, जो कि एज ए जो कैटालिटिक सब यूनिट होगी उसमें प्रेजेंट होगा। और जो ये जैसे मैग्नीशियम है ये एज ए को फैक्टर काम करती है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए को फैक्टर्स की जरूरत होती है। को फैक्टर जो है यहाँ पे वो है मैग्नीशियम DNase एंजाइम्स के लिए। तो जो EDTA है वो चिलेटिंग एजेंट है, मैग्नीशियम को चिलेट कर देता है, जिसकी वजह से DNase जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्लॉक कर देता है DNase की एक्टिविटी को। DNase एंजाइम है जो लाइज करते हैं DNA को और डिग्रेड करते हैं DNA को। तो जैसे कि हमें पता है कि हर एक एंजाइम जो भी है उसको को फैक्टर की जरूरत होती है, नॉट एवरी बट सम को। द चिलेट EDTA ब्लॉक कर देता है एक्टिविटी DNase की बाय ब्लॉटिंग द को फैक्टर बाइंडिंग साइट, क्योंकि वो किसको चिलेट कर रहा है, मैग्नीशियम आयन को। तो ये ट्रिस के कम्बिनेशन में अच्छा काम करता है। नाउ कम टू SDS। SDS सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एक एनायनिक डिटर्जेंट है जो सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर इन्वेलप को ब्रेक डाउन करता है और उसका लाइसिस करता है ताकि हम जीनोम का एक्सट्रैक्शन कर सकें। फिर है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं हम। द सोडियम आयन है सोडियम क्लोराइड का, ये आयनिक बॉन्ड क्रिएट करता है। नेगेटिव DNA में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे हिस्टोन बाउंड होते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे हिस्टोन तो प्रेजेंट नहीं होते, तो उस टाइम पे हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करें ताकि वो उसके नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड करे और न्यूट्रलाइज करे। ये DNA को ब्रेक डाउन होके बाहर नहीं आने देता, उसको जो इंटैक्ट फॉर्म में DNA बाहर आ जाता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड उसको डीनेचर होने से प्रोटेक्ट करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोटेक्ट करता है सेम वे में DNA को। मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोक करता है नेगेटिव चार्ज लाइपोप्रोटीन का जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है लाइसिस के बाद, ताकि वहाँ पे कोई भी
जो डीएनए है वो अदर सेल ऑर्गेनल के साथ, किसी भी ऑर्गेनल के साथ मिक्स ना हो उसके, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाता है। फिर फिनोल है, ये प्रेसिपिटेशन के टाइम पे यूज़ की जाती है प्रोटीन इम्प्योरिटी को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। सो दीज वर द functions or role of different chemicals that we used during DNA extraction. सो अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड को, जो किस पे बेस्ड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। क्योंकि ऑर्गेनिक जब मेथड नाम ही ऑर्गेनिक रख दिया तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे, इनऑर्गेनिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दिस ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन, इसको पीसीआई मेथड भी बोला जाता है क्योंकि फिनोल और क्लोरोफॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है, सेल लाइज की जाएगी और सेल डेब्रिज को रिमूव किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू, जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम प्रोसीजर है सेल लाइसिस का, कोई भी मेथड यूज़ किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सैंपल, कि हम प्लांट सेल ले रहे हैं, बैक्टीरिया सेल ले रहे हैं, एनिमल सेल ले रहे हैं। और फिर सेल डेब्रिज को रिमूव किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू और डिफरेंट अदर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के थ्रू। जैसे कि अगर हम यहाँ पे तो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम आरएनए को डिग्रेड करेंगे आरएनए की हेल्प से, और भाई हम यूज़ करेंगे प्रोटीन को तो प्रोटीन काइनेज यूज़ करेंगे या फिर डिफरेंट अदर एंजाइम्स यूज़ करेंगे। तो प्रोटीन इज़ डाइजेस्टेड यूजिंग प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन का डाइजेस्ट करते हैं वो प्रोटीएज एंजाइम कहलाते हैं। एंड प्रेसिपिटेट विद ऑर्गेनिक सोलवेंट, और उसका प्रेसिपिटेट आउट करके उसको अलग करेंगे। तो वहाँ पे हम प्रेसिपिटेट करने के लिए प्रोटीन को फिनोल और फिनोल क्लोरोफॉर्म दोनों यूज़ कर सकते हैं। ओनली फिनोल भी यूज़ कर सकते हैं और फिनोल क्लोरोफॉर्म को 1:1 रेशो में यूज़ कर सकते हैं कि दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे। आरएनए जो है उसको यहाँ पे डिफिटेड नहीं आएगा, यहाँ पे डाइजेस्टेड आएगा, तो वो या डिग्रेडेशन जो किया जाता है वो आरएनए के थ्रू किया जाता है। जो प्रेसिपिटेट है प्रोटीन के वो फिर यहाँ पे बात होगी कि वो कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, पर उनका रिमूवल कैसे होगा, वो इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करके हम प्रोटीन के प्रेसिपिटेट को रिमूव करेंगे। फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल का यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन और -1 और -20 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि जो पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। और पीछे जो जब हमारी पॉलीमेरिक मीन्स लॉन्ग चेन और मल्टी चेन न्यूक्लिक एसिड जब हमारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट चेन रह जाएंगी और मोनोमेरिक न्यूक्लिक एसिड हमारा सॉल्यूशन में रह जाएगा। इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि जो फिनोल और क्लोरोफॉर्म है वो डाउनस्ट्रीम जो एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन जो एम होता है हमारा डीएनए एक्सट्रैक्शन का वो पीसीआर करना या फिर जीनोमिक स्टडी करना होता है। तो जब हम पीसीआर करते हैं तो उसमें अफेक्ट डालता है ये फिनोल और क्लोरोफॉर्म, और ये टॉक्सिक होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कमर्शियल किट जो है इस ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड पे बेस्ड है वो है इजी डीएनए किट फ्रॉम थर्मो फिशर। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट थर्मो फिशर कि किस किस ऑर्गेनिज्म के लिए ये यूज़ की जाती है। यहाँ पे थर्मो फिशर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ऑटोमेटेड एंड किट बेस्ड एक्सट्रैक्शन कैसे होता है और कैसे हम चूज़ करते हैं किट्स को न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जैसे हम किट यूज़ करते हैं, जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करते हैं तो वो अपना फंक्शन ऑटोमेटिक करती है। और जब जैसे कि अभी हम बनाने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस को जब हो जाता है किसी को कोरोना तो उसको डिटेक्ट करने के लिए किट बनाई गई, तो वो क्या है कि वो ऑटोमेटिक फंक्शन कर रही है। और वैसे जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो हमें हर जो प्रोसीजर है, डिफरेंट स्टेप जो होते हैं एक्सट्रैक्शन के, डीएनए एक्सट्रैक्शन के, वो अलग अलग परफॉर्म करने पड़ते हैं। पर जो किट है वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो सारे स्टेप्स खुद करती है, उसमें बस हमें सैंपल को डालना होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक किट हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक किट की बहुत ही हाई एडवांटेज है और ये अब करंटली यूज़ की जा रही हैं लार्ज अमाउंट में, क्योंकि ये किट फॉर्म में होती हैं और ये ऑटोमेटेड होती हैं। और उनका जो यूज़ है वो इस फैक्ट पे लाई करता है डेट द रीएजेंट आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टेड प्रूविंग ए हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, मीन्स उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। जो
जब हम किट यूज़ करते हैं तो कुछ फैक्टर होते हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं टू सिलेक्ट ए किट। और इनमें ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा सैंपल ओरिजिन, कि सैंपल किससे ओरिजिनेट है, कि वो ह्यूमन टिश्यू से लिया है, ब्लड से, हेयर से, या रोडेंट टिश्यू से लिया है, या लीफ टिश्यू से लिया है, या बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगाई, इंसेक्ट, स्टूल से लिया है, बॉडी फ्लूइड से, स्पोर से, सॉयल, क्लिनिकल सैंपल जैसे बायोप्सी सैंपल, फाइन नीडल एस्पिरेट्स जैसे हम छींक देते हैं तो वो एस्पिरेट्स, और फोरेंसिक सैंपल जैसे ड्राइड ब्लड होता है, स्पॉट्स होता है, बक्कल स्वैप्स और फिंगर टिप्स। तो ये सब सैंपल डिपेंड, तो जो किट है वो उसका जब हम चूज़ करते हैं किट को तो ये डिपेंड करता है सैंपल ओरिजिन पे कि कहाँ से हमने अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड आता है प्रिपरेशन मेथड, कि जो सैंपल प्रिपरेशन है वो फ्रेश है या प्रीवियसली फ्रोजन है सेल पैलेट की फॉर्म में, या पैराफिन एम्बेंडेड है, जैसे हम टिश्यू बनाते हैं तो हम पैराफिन वैक्स में उसको एम्बेंड करते हैं आगे, और फॉर्मेलाइन फिक्स्ड टिश्यू है, या फ्रोजन टिश्यू सेक्शन है, इथेनॉल फिक्स्ड सेल हैं, क्योंकि हमें फिक्स करना पड़ता है ना ताकि चेंज ना आए। जैसे हम सेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल चेंज आते हैं, कलर चेंज होता है उसके, हम और जो प्रोटीन है वो भी डीनेचर हो सकते हैं, और जो बहुत सारे ऑर्गेनल में जो हमारे बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें चेंज आता है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं तो उसको हम फिक्स करते हैं डिफरेंट मटेरियल में, जैसे फॉर्मेलाइन में हम फिक्स करते हैं और फ्रोज़ करते हैं, इथेनॉल में फिक्स्ड करते हैं। तो उस टाइम पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी किट हम यूज़ करें, क्योंकि ये हमारा जो टिश्यू है और ये जो हमारा सैंपल है वो इस चीज़ में हमने फिक्स कर रखा था, तो उस पर ये डिपेंड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ओराजीन प्रिजर्व सैंपल्स होते हैं, सैंपल फोरेंसिक सोर्स से जब हम लेते हैं तो उसमें लिमिटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो वो डिफ़र करता है। सेकंड आता है इंटेंडेड यूज़, means the quality and purity of DNA provided by kit should be suitable for the intended downstream application। इसका मतलब ये है कि जो भी किट हमें बाद में एक्सट्रैक्ट करके देगी DNA, और उसकी जो क्वालिटी होगी वो इतनी होनी चाहिए कि हम डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन कंडक्ट कर सकें। डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन का मतलब ये है कि पहले हम कर रहे हैं DNA एक्सट्रैक्शन, उसके बाद हम प्योरीफिकेशन भी करेंगे DNA का, और उसके बाद हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, लाइक पीसीआर में, जीनोम स्टडी में, जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे वो अप्लीकेबल हो वो एक्सट्रैक्शन, वो डीएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे हम पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर, सर्दन ब्लोटिंग कर सकते हैं, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, आरएपीडी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म AFLP परफॉर्म कर सकते हैं, RFLP परफॉर्म कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइजेशन कर सकते हैं, या शॉर्ट गन लाइब्रेरी फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए रिलायबल होना चाहिए हमारा मटेरियल। सेकंड है ह्यूमिक कंटेंट, अगर जो हमारा सैंपल है उसमें ह्यूमिक कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे कंपोस्ट, सेडिमेंट, मैन्योर, तो एक किट मेथड जो ह्यूमिक सब्सटेंस को रिड्यूस्ड कर देगा और रिमूव कर देगा, वैसी किट हमें यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो पीसीआर वगैरह जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस हैं, RFLP है, जैसे हमारी AFLP, ये सब इफेक्ट ना हो। तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें ह्यूमिक कंटेंट है। अगर ह्यूमिक कंटेंट है तो हमें डिफरेंट किट यूज़ करनी पड़ेगी। सैंपल क्वालिटी देखनी पड़ेगी। सैंपल क्वालिटी है द किट टू बी यूज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सैंपल, कि क्या साइज़ है उस सैंपल का जो हमें एनालाइज करना, जैसे एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर हम कल्चर मैमेलियन सेल को लें तो उनका साइज़ अबाउट 10⁵ to 10⁻⁷ होता है। अगर हम बैक्टीरियल सेल लें तो 10⁻⁶ to 10⁻11 होता है, सॉरी नोट माइनस। एंड द वेट देखना पड़ेगा ह्यूमन टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का और सोयल का। वॉल्यूम देखना पड़ेगा ब्लड का। ट्रेस DNA सैंपल देखना पड़ेगा क्राइम सीन पे, अगर फोरेंसिक लेबोरेटरी में अगर हम लेके जा रहे हैं कि कितना DNA हमें इससे मिल सकता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमें ब्रेकआउट, अगर हमें ब्रोकन हेयर मिल गया कहीं पे, तो उसमें DNA कंटेंट पाने के बहुत ही कम चांस होते हैं। सेकेंड फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा वो है यील्ड। यील्ड मतलब डिज़ायर और एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ DNA टू बी प्योरीफाइड फ्रॉम सैंपल, कि हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, उससे प्योरीफाई करने के लिए हमारी इतनी डिज़ायर है कि हमें अप्रोक्स इतना तो चाहिए ही DNA।
तो ये डिपेंड करेगा सैंपल पे कि भाई वो जो सैंपल है वो हमारी डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन को कर पाएगा परफॉर्म या नहीं कर पाएगा। सेकंड आता है सिंप्लिसिटी। द किट ऑपरेशन डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ यूजर्स एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड ओवर ईच स्टेज ऑफ सैंपल प्रोसेसिंग। क्योंकि हम अगर अनएक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम यूज़ नहीं कर सकते और हमारा जो किट को यूज़ करने का जो प्रोसीजर है वो रिलायबल नहीं होगा। So these are the factors that play major role when we select a kit for extraction of a DNA for DNA extraction from a particular sample. हाउ मच DNA डू वी नीड? एक PCR रिएक्शन जो कि हमारी डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन है उसको यूज़ करने के लिए हमें एवरेज 1 mg जो नैनोग्राम DNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड DNA चाहिए। पर जो कमर्शियल अवेलेबल जो किट होती हैं वो मोस्टली सेंसिटिव होती हैं बिलो 1 mg, डेट इज़ दे आर सेंसिटिव एट 100 to 250 pg। तो कितना DNA हमें रिकवर करना पड़ेगा? मान लो एक डिप्लॉयड जो सेल्स होती है उसमें 6 pg DNA प्रेजेंट होता है, तो हम WBC ले रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स ले रहे हैं अगर DNA एक्सट्रैक्शन के लिए, तो हमें 5 to 10 into 10⁻6 सेल्स लेनी पड़ेंगी पर ml ऑफ ब्लड, जिससे हमें जो पर माइक्रो लीटर में हमें कितनी रिकवरी होगी 30 to 60 mg। तो हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल को यूज़ करना पड़ेगा। Now take an example of a kit or automated kit that is used for mammalian and microbial and plant cell sample to extract DNA। और ये जो हमारी किट है ये है DNA जोल रिएजेंट थर्मो फिशर। ये जो किट है ये आइसोलेट करती है हाई मोलिकुलर वेट जीनोमिक DNA को और डिफरेंट सेल्स से, जैसे मैमेलियन टिश्यू से भी, ब्लड से, हेयर फॉलिकल, माउस टेल, प्लांट लीव्स, ईस्ट एंड ई कोलाई। ये डिफरेंट सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं। और ये किस मेथड पे बेस्ड है? ये हमारे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड पे बेस्ड है। ये क्लोरोफॉर्म को यूज़ करती है कंटामिनेंट को रिमूव करने के लिए, रिथोनिल का यूज़ करती है प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए और रिकवर करने के लिए आइसोलेटेड DNA को। इसलिए ये हमारी फिनोल और क्लोरोफॉर्म बेस्ड किट है और ये ऑर्गेनिक मेथड बेस्ड किट है। ये मटेरियल यूज़ कर सकती है एनिमल से भी, प्लांट से, ईस्ट बैक्टीरिया ओरिजिन से, और टिश्यू और सेल ब्लड को भी यूज़ कर सकती है एज ए सैंपल। और ये आइसोलेट करेगी उस जीनोमिक DNA को। जब ये आइसोलेट करेगी हाई मोलिकुलर वेट जीनोमिक DNA को, तो इसको जो सैंपल की रिक्वायरमेंट है वो है अबाउट 50 mg ऑफ टिश्यू। और अगर हम सेल ले रहे हैं तो 1 × 10⁻7 से 3 × 10⁻7 जो अमाउंट है ये होनी चाहिए हमारे सेल की 1 मिलीलीटर ऑफ DNA जोल रिएजेंट में, तभी ये एक्सट्रैक्ट कर पाती है हाई मोलिकुलर वेट जीनोमिक DNA को फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स लाइक मैमेलियन सैंपल, माइक्रोबायो एंड प्लांट सेल सैंपल। तो ये रिलायबिलिटी क्या है इस DNA जोल रिएजेंट थर्मो फिशर की? ये आइसोलेट करती है DNA को डिफरेंट डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए और एप्लीकेशन के लिए, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस डाइजेशन के लिए। हम इसका अगर हमें DNA चाहिए तो हम DNA जोल रिएजेंट थर्मो फिशर का यूज़ करेंगे। सर्दन ब्लॉट एनालिसिस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, मोलिकुलर क्लोनिंग, PCR। और ये इट इज़ ए कंप्लीट एंड रेडी टू यूज़ रिएजेंट देने के लिए हमें ये किट यूज़ की जाती है। मीन्स अगर हमें टाइम ना वेस्ट करके और कॉन्टीन्यूसली अपनी प्रोसेस परफॉर्म करनी है तो तब हम इस ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। ये एफिशिएंट और सिंपल प्रोसीजर है जो अबाउट 30 to 60 मिनट में परफॉर्म किया जाता है। So this case is very reliable and it is based on organic method of DNA extraction. So today we discussed about chemical DNA extraction method, in which we have studied about organic DNA extraction method, in which we talked about phenol and chloroform DNA extraction method procedure and a kit that is based on this method. So if you like my video then please thumbs up and subscribe to my channel and support me. And if you have any query then write in the description box given below, and share my video with your friends and family who need to know this topic in detail. Thank you so much for watching my videos.